बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो वेलकम जितने भी न्यू स्टूडेंट हैं बीएसएन के, उनको वेलकम करता हूँ। बगैर टाइम ज़ाया किए आगे बढ़ते हैं। आज मैं स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट यूनिट है जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करते हैं। इसमें देखते हैं कि इंट्रोडक्शन टू द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी का इंट्रोडक्शन क्या है, ह्यूमन बॉडी में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, उनका फंक्शन क्या है, कहाँ कहाँ वो स्ट्रक्चर लोकेटेड हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये कुछ ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट के। इसमें हम पढ़ेंगे कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का आपस में रिलेशनशिप क्या है, इनके बारे में पढ़ते हैं। और हमारी बॉडी किस लेवल के ज़रिए ऑर्गेनाइज हुई, किस तरह से बनी है, उसके बारे में पढ़ते हैं। स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर कौन कौन सी एनाटॉमिकल पोजीशन पे पड़े हुए हैं, इन चीज़ों के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये बाकी ऑब्जेक्टिव आप लोग देख लेना। या एनाटॉमी की बात होती है कि एनाटॉमी किसे कहते हैं। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन द बॉडी पार्ट्स। सिंपल सी बात है, जब हम किसी भी इंसान के इंटरनल या एक्सटर्नल किसी स्ट्रक्चर की स्टडी को करते हैं, जब हम किसी शख्स के इंटरनल या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, एनाटॉमी। एनाटॉमी का वर्ड्स ग्रीक से लिया गया है। इस एना का मतलब है अप, एंटोमी का मतलब है कटिंग। ठीक है। फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी जब मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि फिजियो के नेचर लॉजी स्टडी ऑफ इज़ द साइंस ऑफ बॉडी फंक्शन, हाउ बॉडी पार्ट वर्क। सिंपल अल्फाज में ये बताता चलूँ कि फिजियोलॉजी जो स्ट्रक्चर हमारी बॉडी के अंदर लोकेटेड है, मिसाल के तौर पर जैसे लीवर है, किडनी है, स्टमक है, जो जो स्ट्रक्चर मौजूद है उनका फंक्शन क्या है, वो किस तरह अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जब हम फंक्शन की स्टडी करते हैं तो उसको फिजियोलॉजी कहलाई जाती है। यहाँ पर बताया है कि डिसिप्लिन ऑफ द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, देयर आर टू मेन टाइप ऑफ एनाटॉमी। एनाटॉमी के कुछ टाइप बताए गए हैं कि एनाटॉमी के टाइप पढ़ते हैं। एक माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। सिंपल अल्फाज ये है, चाहे वो इंटरनल स्ट्रक्चर हो, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर हो, वो हम माइक्रोस्कोप के थ्रू, जब हम किसी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू, उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाई जाती है। और उस मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी किसे कहते हैं, विच जब इट इज़ अ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर दैट कैन बी सीन विद ए नेकेड आई। जब हम किसी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं, आंखों के जरिए डायरेक्टली स्टडी चेक करते हैं या स्टडी करते हैं, तो उसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाई जाती है। जब माइक्रोस्कोप के जरिए करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाई जाती है। और जब हम नॉर्मल अपने नेकेड आई से, आंखों से डायरेक्टली देखते हैं, तो उसको मैक्रोस्कोपिक एनाटॉमी कहलाई जाती है। अच्छा, एम्ब्रियोलॉजी किसे कहते हैं, डील विद द स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन अगेन थ्रू एट द 8 वीक इन यूट्रो। सिंपल बात यह है, जब बच्चा यूट्रस के अंदर होता है वो किस तरह डेवलप हो रहा होता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से बन रहा होता है, किस किस तरह से वो प्रॉपरली उसका स्ट्रक्चर किस तरह बनता है। जब बच्चा माँ के पेट यूट्रस के अंदर होता है तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजी कहलाई जाती है। डेवलपमेंटल बायोलॉजी की अगर हम बात करें, द स्ट्रक्चर दैट इमर्ज फ्रॉम द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन एग टू द एडल्टहुड। जब एक फर्टिलाइजेशन हो जाए उसके बाद जिस जिस तरह बच्चे की स्ट्रक्चर बनती जाती है एडल्टहुड तक, क्या क्या चेंजिंग आती है फर्टिलाइजेशन एक के बाद, बच्चे के अंदर किस किस तरह चेंजिंग आती है, किस किस तरह के उसके स्ट्रक्चर बनते हैं और किस प्रोसेस से वो बनते हैं वो एडल्टहुड तक। इसकी स्टडी जब फर्टिलाइजेशन एक से लेकर एडल्टहुड तक जो जो चेंजेस आती है उसके स्ट्रक्चर के अंदर, जब हम उसकी स्टडी को करते हैं तो उसको हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी कहलाई जाती है। हिस्टोलॉजी की अगर मैं बात करता हूँ, इट इज़ स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द टिश्यू। जब हम किसी टिश्यू की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं या टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहलाई जाती है। सरफेस एनाटॉमी की बात करें तो सरफेस एनाटॉमी यहाँ पर लिखा हुआ है कि एनाटॉमी के लैंडमार्क ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी। हम क्या करते हैं, बॉडी के ऊपर एक एनाटॉमी के लैंडमार्क लगा लेते हैं, एक निशान वगैरह लगा लेते हैं, किसके ज़रिए, देखने के ज़रिए और पल्पेशन के ज़रिए हम उसके ऊपर एक लैंडमार्क बना लगा लेते हैं। उसके ज़रिए, उन लैंडमार्क के ज़रिए हमें एक आसानी होती है कि उस स्ट्रक्चर जहाँ हमने लैंडमार्क लगाया और निशान लगाया कि उसके नीचे कौन कौन सा स्ट्रक्चर मौजूद है, तो हमें एक आसानी होती है। सिंपल ये सरफेस एनाटॉमी में। ग्रॉस एनाटॉमी की अगर मैं आपको बताता चलूँ, स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन्ड विदाउट यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। जब हम किसी स्ट्रक्चर को बगैर माइक्रोस्कोप के
स्ट्रक्चर दैट कैन बी एग्जामिन विदाउट यूजिंग माइक्रोस्कोप। बगैर माइक्रोस्कोप के जब हम किसी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं उसको ग्रॉस एनाटॉमी कहलाई जाती है। सिंपल सी मिसाल के तौर पर अब हमारी उंगलियां हैं हाथ की, मैं एक उंगली को आराम से देख रहा हूँ, एक उंगली को, दूसरी उंगली को, तीसरी उंगलियों को मैं इजीली देख रहा हूँ, तो ये बेसिकली ग्रॉस एनाटॉमी कहलाई जाती है। ठीक है। सिस्टमिक एनाटॉमी, इट्स अ स्टडी ऑफ अ स्ट्रक्चर ऑफ मेजर ऑर्गन सिस्टम। जब हम एक मेजर ऑर्गन सिस्टम होता है, पूरा बॉडी के अंदर सिस्टम होते हैं, जिस तरह रीनल सिस्टम है, कार्डियोलॉजी वाला सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, इस तरह पूरे जो सिस्टम है, जब हम पूरी की पूरी सिस्टम की स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सिस्टमिक एनाटॉमी। मिसाल के तौर पर मैं आपको डाइजेस्टिव बता दूं, जैसे माउथ हो गया, माउथ के साथ एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसी तरह इस जब पूरे सिस्टम की जब मैं स्टडी करता हूँ तो इसको मैं क्या कहलाऊंगा, सिस्टमिक एनाटॉमी कहलाता हूँ। अभी रीजनल एनाटॉमी, रीजनल का मतलब है एक हिस्सा, हिस्से की बात होती है यहाँ पे। कहते स्पेसिफिक रीजन ऑफ द बॉडी सच एज सेफेलिक रीजन, सर्वाइकल रीजन एंड पेल्विक रीजन। यहाँ पर बताया जा रहा है जब मैं किसी इंसान की स्पेसिफिक रीजन, एक खास किस हिस्से की स्टडी करता हूँ तो उसको मैं क्या कहता हूँ, रीजनल एनाटॉमी कहलाया जाता है। मिसाल के तौर पर सेफेलिक हेड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब मैं उसकी हेड की स्टडी करता हूँ तो रीजनल एनाटॉमी, या उसकी सर्वाइकल एक ख़ास जगह है उसकी स्टडी करता हूँ, वो भी रीजनल एनाटॉमी। इस तरह रेडियोग्राफिक एनाटॉमी की अगर बात करते हैं, जब हम किसी बॉडी स्ट्रक्चर दैट कैन बी विजुअलाइज विद एक्सरे। विजुअलाइज का मतलब है देखना, जांच करना, देखना। जब हम किसी इंसान के स्ट्रक्चर की एक्सरे के जरिए उसकी स्टडी करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, रेडियोग्राफिक एनाटॉमी। मिसाल के तौर पर किसी इंसान का हाथ वगैरह टूट जाए, हड्डी टूट जाए, जब उसकी एक्सरे करते हैं, एक्सरे के ज़रिए हम उसको देखते हैं, तो एक्सरे के ज़रिए जब किसी स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो उसको हम रेडियोग्राफिक एनाटॉमी कहलाई जाती है। अच्छा, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी। पैथोलॉजिकल एनाटॉमी अगर मैं बात आता चलूँ, द स्ट्रक्चर चेंजेस फ्रॉम द ग्रॉस टू माइक्रोस्कोपिक एसोसिएटेड विद द डिजीज़। कहते किसी भी डिजीज़ की वजह से जब नॉर्मल स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेस आ जाती है, जब उस स्ट्रक्चर की हम स्टडी करते हैं, पैथोलॉजिकल एनाटॉमी के लिए। पैथो का वर्ड्स माइक्रोब्स के लिए इस्तेमाल किया, जरासीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिंपल मैं अगर आपको आसान अल्फाज में समझाऊं कि अगर फॉर एग्जांपल किसी का हाथ है, उंगली है, वो किसी भी वजह से इंजर्ड हो गई, या वो गिर गया, खराश आ गई, या कुछ भी होगा, तो क्या हुआ, किसी पैथोलॉजिकल कंडीशन की वजह से क्या होगा, उस स्ट्रक्चर के अंदर चेंजेज आए। जब उस स्ट्रक्चर की मैं स्टडी करता हूँ तो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी कहलाई जाती है। अच्छा, न्यूरोफिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द नर्व सेल। ये नर्व सेल बेसिकली हमारे ब्रेन के अंदर होते हैं, नर्व सेल। जब उस नर्व सेल की फंक्शन की मैं स्टडी करता हूँ कि ये नर्व सेल किस तरह काम करते हैं, इसका कौन सा रोल है, कब काम करते हैं, किस तरह काम करते हैं, जब उस नर्व सेल की फंक्शन की मैं स्टडी करता हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी करता हूँ, उसको न्यूरोफिजियोलॉजी कहलाई जाती है। जहाँ पर लॉजी का वर्ड्स आ जाए तो समझ जाए कि यहाँ पर आपको स्टडी के अल्फाज हो रहे हैं। अच्छा, एंडोक्रिनोलॉजी, वे हार्मोन केमिकल रेगुलेट इन द ब्लड एंड हाउ दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शन। जब मैं हार्मोन की स्टडी करता हूँ, हार्मोन बेसिकली क्या करते हैं, ये हमारे जो बॉडी ब्लड को रेगुलेट किस तरह करते हैं, हमारी बॉडी फंक्शन को किस तरह कंट्रोल करते हैं हार्मोन। मैं इस हार्मोन की फंक्शन की जब स्टडी करता हूँ तो उसको मैं कार्डियोलॉजी कहलाया जाता हूँ। ये टर्मिनोलॉजी आप लोगों को जहन में रखनी चाहिए क्योंकि इस टर्मिनोलॉजी से डाउन में एमसीक्यूज आ सकते हैं। अच्छा, कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेसल। जब मैं हार्ट और उसके ब्लड वेसल्स, जो हार्ट के ब्लड वेसल्स, जो एवोर्टा वगैरह है, जो मेजर ब्लड वेसल्स है, उसकी जब स्टडी करता हूँ, हार्ट की स्टडी करता हूँ कि हार्ट प्रॉपरली पंप हो रहा है, नहीं हो रहा, कितना ब्लड इजेक्ट बाहर हो रहा है, किस तरह नॉर्मल फंक्शन इसकी क्या है, जब वो उसकी स्टडी करता हूँ तो उसको मैं कार्डियोवैस्कुलर फिजियोलॉजी कहलाई जाती है। इम्यूनोलॉजी, हाउ द बॉडी डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द डिजीज एंड काजिंग एजेंट। कहते कोई फॉर एग्जांपल बाहर से कोई एजेंट वगैरह आ जाए, माइक्रोब्स आ गए, बैक्टीरिया, जो भी एजेंट हमारी बॉडी के अंदर आ जाते, और हमारी जो बॉडी की इम्यूनोलॉजी, इम्यून है, वो किस तरह उस बॉडी के उस जरासीम के ऊपर हैवी आती है, उसको मार देती है, उसको अपने आप को, हमारी बॉडी को किस तरह उस जरासीम से प्रोटेक्ट करती है। जब मैं अपनी इम्यून सिस्टम की स्टडी करता हूँ तो उसको इम्यूनोलॉजी कहलाई जाती है। रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ द एयर इन पैसेज वे एंड लंग्स। सिंपल सी मिसाल है, कहते हैं कि एयर हमारे लंग्स में किस तरह जाता है, किस तरह लंग्स उसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करता है, वो एयरवे क्या है, जब रिस्पायरेटरी, उसको रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी कहलाई जाती है।
रीनल फिजियोलॉजी, फंक्शन ऑफ द किडनी, किडनी की जो नॉर्मल फंक्शन होते हैं मैं उसकी स्टडी करता हूँ, तो उसको मैं रीनल फिजियोलॉजी कहलाई जाती है। मिसाल के तौर पर हमारी ब्लड किस तरह रेगुलेट वहाँ पर फिल्टर होता है, कितने यूरिन आउटपुट निकलता है, वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है नहीं, उसकी जब प्रॉपरली किडनी की मैं फंक्शन पढ़ता हूँ, उसकी स्टडी करता हूँ, तो उसको मैं रीनल फिजियोलॉजी कहलाई जाती है। एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, द चेंजेस इन द सेल एंड ऑर्गन फंक्शन एट रिजल्ट फ्रॉम द मस्कुलर एक्टिविटी, किसी भी मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से जब सेल एंड ऑर्गन के अंदर जो उसके जो फंक्शन उसके अंदर चेंजिंग आती है, तो उसको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। मिसाल के तौर पर जो जिम वाले लोग होते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनकी जो मसल साइज होते हैं, उनके अंदर सेल्स होते हैं, ऑर्गन जो होती है वो इंक्रीज होती है। तो मस्कुलर एक्टिविटी की वजह से वो जब सेल और वो ऑर्गन वो अगर जब इंक्रीज हो जाती है, तो उसको एक्सरसाइज फिजियोलॉजी कहलाई जाती है। पैथोफिजियोलॉजी, फंक्शन चेंजेस एसोसिएट विद द डिजीज एंड एजेंट। ये एजेंट का वर्ड जो है ये बूढ़े जो लोग होते हैं उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं किसी भी जो हमारे नॉर्मल बॉडी के जो फंक्शन होते हैं, जैसे लीवर का फंक्शन है, स्टमक का फंक्शन है, जो जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं, जब उनके फंक्शन के अंदर कोई चेंजिंग वगैरह आ जाती है, ठीक है, किसी भी डिजीज़ की वजह से या बूढ़े होने की वजह से, उस स्टडी को हम क्या कहते हैं, पैथोफिजियोलॉजी कहलाई जाती है। पैथो का वर्ड जरासीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है कि हम एक इंसान की जो बॉडी है वो प्रॉपरली किस तरह से बनती है, किस प्रोसेस से वो मिलकर बनती है। यहाँ पर तो इन लोगों ने 6 स्टेप बता दिए गए कि 6 स्टेप के ज़रिए वो प्रॉपरली बन जाती है। मगर जब अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था बायोलॉजी में, तो वो तकरीबन 11 प्रोसेस थे, 11th या 9th, इस तरह मुझे भी थोड़ा कंफर्म नहीं हो रहा, तो उस तरीके से बननी थी। चलो यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले जो केमिकल लेवल जो होते हैं, छोटे छोटे एटम्स वगैरह जो होते हैं वो कंबाइन हो जाते हैं, बहुत सारे एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। फिर वो मॉलिक्यूल आपस में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल आपस में मिल जाते हैं, तो वो एक सेल बना देते हैं। बहुत सारे सेल जब आपस में मिल जाते हैं, वो अब क्या करते हैं, एक टिश्यू को परफॉर्म करते हैं। जब बहुत ज़्यादा टिश्यू आपस में मिल जाते हैं, वो एक प्रॉपरली एक ऑर्गन परफॉर्म करते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। ये जो यहाँ पर ब्लड दिया है, ये प्रॉपरली बहुत सारे टिश्यू आपस में मिल के एक प्रॉपरली ऑर्गन बना दिया। फिर जब ये ऑर्गन आपस में बहुत ज़्यादा ऑर्गन आपस में मिल जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑर्गन ये बन गया, किडनी बन गया, ये यूट्रस, ये सारे पूरे ऑर्गन आपस में मिल गए, तो उन लोगों ने क्या बना दिया, एक ऑर्गन सिस्टम बना दिया। फिर इसी तरह बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम आपस में मिल जाते हैं, एक प्रॉपरली ऑर्गेनिज्म इंसान बन जाता है। अच्छा, ये कोई डायरेक्शन टर्म्स बताएगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आप लोगों को आ सकते हैं, ये छोटे छोटे चीज़ें, इन लोगों इस चीज़ को आपने गौर से देखना है। इंटीरियर जो है वर्ड्स है हम आगे सामने के लिए यूज़ करते हैं, द फ्रंट एंड बिफोर। इंटीरियर वर्ड्स जो है ये हम सामने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फॉर मैं खड़ा हूँ तो मेरे सामने कोई भी चीज़ आ रही है, तो उसको मैं इंटीरियर कहलाता हूँ। इस इंटीरियर को वेंट्रल भी कहते हैं। पोस्टीरियर, मेरे बैक साइड पे जो भी चीज़ है वो मेरे पोस्टीरियर आती है, ठीक है, उसको हम डोर्सल भी कहते हैं। सिफिलिक का वर्ड्स हेड के लिए इस्तेमाल होता है, और क्यूडल का वर्ड्स जो है टिल, जैसे कोक्सी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, उसका जो एंड वाला हिस्सा है कोक्सी इनहोमिन, इसको हम, ये टिल है, जो दुम की अगर मैं बताऊँ तो ये इंसान की जो दुम है बेसिकली वो कोक्सी कहलाई जाती है। अच्छा, इन्फीरियर का वर्ड्स नीचे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सुपीरियर का वर्ड्स ऊपर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर मैं अभी आपको एग्जांपल बताता चलूँ कि भाई मेरे मैंडिबुलर बोन है, मैंडिबुलर बोन, मेरा पेट जो है ये इसके इन्फीरियर है या सुपीरियर, तो लाजमी बात है ये मेरे नीचे है, तो मेरे मैंडिबुलर के पेट मेरा इन्फीरियर है, नीचे है। और अगर मैं आपको मिसाल के तौर पर दूसरी एग्जांपल दूं कि मेरी आंखें है, ये मेरी माउथ से ऊपर है या नीचे, तो बस लाजमी बात है ऊपर है, तो मैं उसके लिए सुपीरियर का वर्ड्स इस्तेमाल करूँगा। तो इन्फीरियर का मतलब नीचे, सुपीरियर का मतलब ऊपर। मिडल कहते हैं बीच में, और लेटरल साइड इससे ऊपर, और प्रोक्सिमल वे नियर टू द अटैच ऑफ द लिम्ब टू द ट्रंक। प्रोक्सिमल वर्ड्स जो होता है, जो चीज़ें आपकी बॉडी की नज़दीक होती है उसको हम प्रोक्सिमल के लिए इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको अगर एक एग्जांपल बताता चलूँ, मेरी उंगलियां हैं, तो मेरी नाखून वाला साइड नहीं, नाखून के ऊपर वाला साइड, ये नाखून के ऊपर वाला साइड क्या है, ये मेरी अब हाथ के मेरे बॉडी के साथ नज़दीक है, तो इस हिस्से के लिए मैं प्रोक्सिमल का वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ। और ये नाखून वाला हिस्सा है, ये क्या है, मेरी बॉडी से अवे जा रहा है, दूर जा रहा है, मेरी बॉडी से दूर है, तो ये क्या करेगा, इसके लिए मैं डिस्टल का वर्ड्स इस्तेमाल करूँगा। सुपरफिशियल सरफेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हेयर है, हमारे बाल, ये हमारे सुपरफिशियल है, नाखून भी सुपरफिशियल है। डीप डीप जो अगर मैं बात, तो वो चीज़ जो हमारी नॉर्मल सरफेस से इंटीरियर हो, अंदर हो, तो उसको हम डीप का वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन बताया गया कि हम
बॉडी को किस तरह इसको डिवाइड करते हैं उसकी। और ये डिवाइडेशन का मतलब ये होता है कि इसमें ईजीली हमें ऑर्गन की लोकेशन का पता लग जाता है कि ऑर्गन किस तरह से लोकेटेड है। ये आपको दिखाया भी जा रहा है। प्रोक्सिमल का वर्ड्स देखो, ये कंधा वगैरह जो है ये मेरे बॉडी के नज़दीक है, तो इसके लिए मैं प्रोक्सिमल का वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ। तो ये रिस्ट वाला हिस्सा है, ये मेरी बॉडी से दूर है, तो मैं इसके लिए डिस्टल का वर्ड्स इस्तेमाल करता हूँ। मिडल, बीच, लेटरल, साइड वाला इस्तेमाल। प्रोक्सिमल, यहाँ भी एक प्रोक्सिमल की एग्जाम्पल दी गई है। ये देखो इंटीरियर और पोस्टीरियर की एग्जाम्पल दी गई है। ठीक है। अच्छा, एनाटॉमिकल पोजीशन की अगर मैं बात करूँ, एनाटॉमिकल पोजीशन द कॉमन नेम ऑफ द कॉमन नेम एंड कोरस्पॉन्डिंग इन एनाटॉमिकल टर्म्स इंडिकेट फॉर अ स्पेसिफिक बॉडी रीजन। ये कुछ एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह डिवाइड की गई है, किस तरीके से डिवाइड किया कि मैं आपको इजीली बताता हूँ। बॉडी प्लान, ये जहन में रखना है कि हमारी बॉडी 3 हिस्सों के हिसाब से, प्लेन के हिसाब से डिवाइड की गई है। The anatomical plane and the different lines used and divided to the human body. There are 3 plane commonly used, 3 commonly ये प्लेन यूज़ किए जाते हैं। मोस्ट कॉमन ये आप लोगों ने ध्यान में रखने हैं कि 3 प्लेन। सिजाइटल किसे कहते हैं, क्रोनल किसे कहते हैं, ट्रांसीवर किसे कहते हैं, आगे जाके मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको एक पिक्चर में एक दफ़ा दिखा दूँ, फिर मैं आपको सामने से बता दूंगा। ये सिजाइटल का वर्ड जब हम बॉडी को लेफ्ट एंड राइट हिस्से में, एक शख्स है बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा हुआ है, उसको मैं बिल्कुल आधे हिस्से में, मैं फ्रंट में उसको बिल्कुल आधा करता हूँ। तो लेफ्ट एंड राइट में जब मैं किसी बॉडी को डिवाइड करता हूँ, उसको सिजाइटल का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। और जब मैं किसी बॉडी को आधा करता हूँ, मतलब नीचे का हिस्सा अलग कर दो, ऊपर का हिस्सा अलग, हॉरिजेंटली किसी बॉडी को डिवाइड करता हूँ, तो इसको इसका वर्ड जो होता है इसको ट्रांसवर्स कहलाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर हॉरिजेंटल प्लेन भी लिखा हुआ है इसमें। दूसरा तीसरा बता दूं, फ्रंटल प्लेन। ये फ्रंटल प्लेन को, ये इसको फ्रंटल भी कहते हैं, कोरोनल भी कहलाई जाती है। जब मैं बॉडी को फ्रंट एंड बैक में डिवाइड करता हूँ, आगे और पीछे हिस्से में डिवाइड कर देता हूँ, इसका फ्रंट का हिस्सा अलग कर देता हूँ, बैक का हिस्सा अलग कर देता हूँ, तो इस हिस्से को मैं क्या कहलाया जाता हूँ, इसको मैं फ्रंटल प्लेन कहलाया जाता हूँ, या इसको मैं कोरोनल कहलाया जाता हूँ। यहाँ पर भी पढ़ते हैं। सिजाइटल प्लेन, वी डिवाइड द बॉडी इनटू राइट एंड लेफ्ट, मैंने आपको बता दिया। ट्रांसवर्स प्लेन, वी डिवाइड द बॉडी हॉरिजेंटल एंड सुपीरियर इन्फीरियर, मैंने आपको बताया कि बॉडी को सुपीरियर और इन्फीरियर दो हिस्सों में डिवाइड करना, ऊपर और नीचे, तो उसको हम ट्रांसवर्स प्लेन कहलाते हैं। क्रोनल सेक्शन में क्या होता है, विद द इज क्रोनल सेक्शन इज द कट दैट डिवाइड द बॉडी इनटू द इंटीरियर पोस्टीरियर पोर्शन। इसमें बॉडी को हम इंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन में डिवाइड करते हैं, जिस तरह मैंने आपको पिक्चरों में दिखा दिया है। ठीक है, ये अच्छा, इन सिजाइटल को सिंपल कहते हैं। ये ट्रांसवर्स को हम यहाँ पर हम हॉरिजेंटल प्लेन भी कहते हैं, और फ्रंटल को हम कोरोनल को हम फ्रंटल प्लेन भी कहलाए जाते हैं। तो ये आपने जहन में रखने हैं। ठीक है, इससे एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई हमारी बॉडी राइट एंड लेफ्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, या सुपीरियर इन्फीरियर में डिवाइड करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये एमसीक्यूज आ सकते हैं डाउ में। बॉडी कैविटी की अगर मैं बताता चलूँ, द मेनी वाइटल ऑर्गन आर द सस्पेंडिंग इन द इंटरनल चेंबर इज कॉल्ड अ बॉडी कैविटी। कहते हैं बहुत सारे वाइटल ऑर्गन होते हैं जो पड़े होते हैं इंटरनल चेंबर में, या खाली जगह होती है, उसको हम बॉडी कैविटी कहलाई जाती है। केविटी मतलब खाली जगह को कहलाई जाती है, उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी रहती है वो फिर उसके ऑर्गन अंदर मौजूद होते हैं। फंक्शन ऑफ द बॉडी कैविटीज, दे प्रोटेक्ट अ डिलीशियस ऑर्गन एज अ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। कहते हैं ये बॉडी कैविटी जो होती है बेसिकली हमारे जो ऑर्गन होते हैं उनको भी प्रोटेक्ट करती है, जैसे कि ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया। ठीक है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को भी प्रोटेक्ट करती है। और परमिट द सिग्निफिकेंट चेंजेस इन द साइज एंड शेप ऑफ विसरल ऑर्गन। और ये जो बॉडी कैविटी है ये एक साइज एंड शेप, किसी बहुत सारे ऑर्गन को अंदर जो विसरल ऑर्गन होते हैं उनको एक शेप एंड साइज भी एक प्रोवाइड करती है, जैसे हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, इंटेस्टाइन एंड यूरिन ब्लैडर वगैरह हो गया। यहाँ पर बताता चलो टाइप ऑफ द बॉडी कैविटी, वहाँ पर अभी इस बॉडी कैविटी को मजीद थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है यहाँ पे। देयर आर टू टाइप ऑफ द बॉडी कैविटी, एक होता है डोर्सल बॉडी कैविटी, एक वेंट्रल बॉडी कैविटी। ठीक है, डोर्सल और वेंट्रल का वर्ड्स हमने वहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ लेगा, डोर्सल किस लिए इस्तेमाल करता है, वेंट्रल किस लिए। टाइप ऑफ डोर्सल कैविटी, क्रेनियल कैविटी। डोर्सल में क्या आती है, दो चीज़ें आती है, एक क्रेनियल कैविटी आता है, एक स्पाइनल कैविटी आती है। क्रेनियल कैविटी इनक्लोज बाय द स्कल एंड कंटेन ब्रेन एंड आई एंड एयर। ये क्रेनियल कैविटी जो होती है हमारे स्कल के नज़दीक होती है, और इस क्रेनियल कैविटी के अंदर ब्रेन, आई और एयर मौजूद होता है, और ये क्रेनियल कैविटी हमारे ब्रेन को, हमारी आई को और हमारी एयर को प्रोटेक्ट करती है। स्पाइनल कैविटी भी डोर्सल में आती है। स्पाइनल कैविटी जो होती है वो स्पाइन के नज़दीक होती है, और इसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है जो हमारे स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करती है। तो ये एमसीक्यूज भी आप लोगों ने जहन में रखने हैं। ठीक है,
अच्छा, अभी हमने वहाँ पे इसको पढ़ लिया, कौन से, ये डोर्सल कैविटी, ठीक है। अब यहाँ पर हम पढ़ते हैं, ये भी डोर्सल बॉडी कैविटी अलग बात है। वेंट्रल बॉडी कैविटी की, अब डोर्सल पर यहाँ पर वेंट्रल की बात आती है। वेंट्रल में क्या आते हैं, वेंट्रल हम इंटीरियर के लिए इस्तेमाल करते हैं, आगे के लिए इस्तेमाल करते थे। अब इसमें क्या आते हैं, थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी जो होती है, हमारे जो रिब्स होते हैं, रिबकेज इसके नज़दीक होती है, रिबकेज में होती है, और इसके अंदर लंग्स एंड हार्ट मौजूद है। ये एमसीक्यूज आपको आ सकता है कि हमारा ये लंग्स और हार्ट हमारे कौन सी बॉडी के अंदर कैविटी है, उसके अंदर कौन सी कैविटी के अंदर मौजूद है। तो लंग्स और हार्ट जो होते हैं बेसिकली हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। अच्छा, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी की अगर हम बात करते हैं, एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी क्या होती है, वे इनक्लोज बाय द एब्डोमेन एंड पेल्विक गॉर्डल। ये एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी हमारे एब्डोमेन के नज़दीक होती है और इसके अंदर पेल्विक गॉर्डल मौजूद होता है। एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, किडनी आती है, यूट्रस आता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। पेल्विक कैविटी, पेल्विक कैविटी की बात करते हैं, इनक्लोज बाय द पेल्विक pelvis and contain a bladder, anus and the reproductive system। ये एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इसमें कि भाई हमारे जो पेल्विक कैविटी है, इसके अंदर एमसीक्यूज में आ सकता है कि ब्लडर, एनस एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम कौन सी कैविटी के अंदर इंक्लूड है, तो पेल्विक कैविटी के अंदर इंक्लूड होते हैं, ठीक है। पेरिकार्डियल कैविटी की अगर हम बात करते हैं, पेरिकार्डियल कहते हैं इट इज़ द, ये पेरिकार्डियल जो है ना, ये बेसिकली हार्ट के लिए समय, हार्ट की सबसे आउटर लेयर जो होती है पेरिकार्डियम कहलाई जाती है, उसकी बात होती है यहाँ पे। इट इज़ द पोटेंशियल स्पेस बिटवीन द पेराइटल एंड द पेरिकार्डियम एंड द विस्ट्रल लेयर। यहाँ पर होती है दो किस्म की लेयर, मैं पूरा पढ़ लेता हूँ फिर समझा देता हूँ। इट contain a supply of the serous fluid and the serous fluid that is found in the space are known as a pericardial fluid। ये पेरिकार्डियम जो है हमारी हार्ट की सबसे आउटर लेयर होती है। फिर इस पेरिकार्डियम के दो लेयर्स होते हैं, एक को हम कहते हैं विस्रल लेयर, दूसरे होंगे पेराइटल लेयर। फिर इस विस्रल और पेराइटल लेयर, इन दोनों लेयर के दरमियान एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहलाई जाती है, ठीक है। और ये जो दो लेयर के दरमियान जो केविटी होती है, खाली जगह, इसको हम पेरिकार्डियल केविटी कहते हैं। और इस केविटी के अंदर क्या मौजूद होता है, पेरिकार्डियल फ्लूइड मौजूद होता है। एब्डोमिनल क्वाड्रेंट, एब्डोमिनल क्वाड्रेंट की बात करें तो बॉडी को हमारे एब्डोमेन को चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया गया है। राइट अपर क्वाड्रेंट, राइट लोअर क्वाड्रेंट, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट, लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट। एमसीक्यूज के लिए नोट कर लें, ये भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एब्डोमिनल क्वाड्रेंट हो गया, डिवीजन ऑफ द एब्डोमिनल क्वाड्रेंट ये हमने बता दिया आपको। अच्छा, राइट अपर क्वाड्रेंट, अब यहाँ पर बताया जाए राइट अपर क्वाड्रेंट में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं, राइट लोअर में कौन कौन से स्ट्रक्चर आते हैं। ये फोर क्वाड्रेंट आप लोगों ने जहन में लाजमी रखने हैं, ठीक है। अच्छा, राइट अपर क्वाड्रेंट की मैं अगर बात करता हूँ तो राइट अपर क्वाड्रेंट में हमारे पास लीवर आ जाता है, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, और हेड ऑफ पेनक्रियाज एंड एड्रिनल ग्लैंड एंड किडनी, हेपेटिक फ्रैक्चर ऑफ द कोलोन, और पोर्शन ऑफ द, ये सारी चीज़ें आती हैं। मगर इस राइट अपर क्वाड्रेंट में आप लोगों ने मेन चीज़ों को देखना है। यहाँ पर राइट अपर क्वाड्रेंट में मेन आपके पास एक लीवर आ जाता है, दूसरा आपके पास गॉल ब्लैडर। ये दोनों चीज़ें देखो, ये राइट अपर मेन क्वाड्रेंट में ये मेन चीज़ें आती है, ठीक है। इन चीज़ों को आपने फोकस करना है। एक दो मिनट स्टॉप करते हैं, अजान हो रही है। अच्छा, ये तो ऑर्गन वगैरह जो है, लोकेशन जो होती है, ये अब मुश्किल हो जाएगी आप लोग को याद करने के लिए, मगर आप लोग को आसानी के लिए मैं आपको बताता चलूँ। तो इन चीज़ों पर आपने फोकस करना है। यहाँ पर राइट अपर क्वाड्रेंट में आपने लीवर के ऊपर फोकस करना है, गॉल ब्लैडर के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। इसी तरह अच्छा, ये पाइलोरस वर्ड जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से आ सकता है। हमारा जो स्टमक है बेसिकली तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया है, फंडस, बॉडी एंड पाइलोरस, ठीक है। तो फंडस जो होता है वो स्टमक का सबसे ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या कहलाया जाता है, फंडस। उसके बाद ये बॉडी कहलाई जाती है, उसके बाद ये पाइलोरस। और ये पाइलोरस जो होता है ये बेसिकली हमारे ड्यूडीनम जो है, ड्यूडीनम स्मॉल इंटेस्टाइन का जो ड्यूडेनम हिस्सा है उसके साथ अटैच है। एमसीक्यूज आ सकता है कि भाई उस स्टमक का कौन सा हिस्सा है जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम के साथ अटैच है, तो इन चीज़ों पर आपने फोकस करना है, ठीक है। राइट लोअर क्वाड्रेंट की अगर मैं बताता चलूँ, राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आता है, लोअर पोल ऑफ द किडनी, सीकम, अपेंडिस एंड विद द कोलोन। ये चीज़ें, ये मेन चीज़ होती है। ये देखो इसमें क्या है, हमारे पास सीकम आ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट, और उसके साथ अपेंडिस। ये दोनों चीज़ें आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि राइट लोअर क्वाड्रेंट में हमारे पास सीकम आ जाता है जो लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, और अपेंडिस इसमें आ जाता है। बाकी इसमें ये राइट ओवरी एंड फिलिपिन ट्यूब ये लेफ्ट साइड में भी होगा, राइट स्पर्मेटिक कोट ये लेफ्ट साइड में भी होगा, यूरेटर ये लेफ्ट साइड में भी होगा। तो इन चीज़ों में आप लोगों ने थोड़ा फोकस करना है। राइट लेफ्ट
अपर क्वाड्रेंट लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट की बात हो रही है। तो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट में बाद लेफ्ट लोब ऑफ द लीवर, स्प्लीन आ जाता है, मेन एक पॉइंट स्प्लीन इसमें आ जाता है। स्टमक एंड बॉडी पेनक्रियाज एंड लेफ्ट एड्रिनल ग्लैंड एंड लेफ्ट किडनी, स्प्लेनिक फ्लेक्चर ऑफ द कोलन। इसमें यहाँ पर मेन चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर स्प्लीन को एक जहन में रखना है, उसके साथ साथ स्टमक को जहन में रखना है, और पेनक्रियाज, स्प्लीन और पेनक्रियाज को आप लोगों ने लाजमी जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद ये लेफ्ट लोअर क्वार्टर में आते हैं। लेफ्ट लोअर क्वार्टर में लेफ्ट पोल ऑफ लेफ्ट किडनी, सेगमेंट कोलोन एंड पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग कोलोन, और बाकी सारी वो मैंने आपको जो बताया था उसमें लेफ्ट ओवरी, उसमें राइट ओवरी फिलिपिन ट्यूब, इसमें लेफ्ट ओवरी आ जाएगी, उसमें राइट स्पर्मेटिक कोड, इसमें लेफ्ट आ जाता है। इसमें जो मेन चीज़ है आप लोगों ने स्पर्मेटिक कोड को जहन में रखना है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि स्पर्मेटिक कोड जो है, सॉरी स्पर्मेटिक कहता हूँ, सिग्मॉइड कोलोन जो है, सिगमेंट कोलोन, ये सिगमेंट कोलोन कहाँ पर मौजूद है, तो ये हमारे लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट में मौजूद है, ठीक है। मिड लाइन स्ट्रक्चर की बात करें, यूरिनरी ब्लडर आ जाता है, यूट्रस एंड एवोर्टा, ये जहन में आप लोगों ने लाजमी रखने हैं, ठीक है। एब्डोमिनल रीजन की बात करें, ये एमसीक्यूज भी आ सकता है। सिर्फ इतना एमसीक्यूज आ सकता है कि ह्यूमन की बॉडी जो है वो कितने रीजन में डिवाइड, तो 9 रीजन में ह्यूमन बॉडी जो डिवाइड की गई है। राइट अपर, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन, राइट लंबर रीजन एंड अम्बिलिकल रीजन एंड लेफ्ट रंबर रीजन। ये एक आप अगर एक पिक्चर वगैरह भी आप लोगों ने निकाल ली नेट से वगैरह ले लें, तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इजी होगी समझने के लिए। तो एक एब्डोमिनल रीजन का स्ट्रक्चर, एक पिक्स वगैरह जो है वो आप गूगल वगैरह से डाउनलोड कर लें, तो वहाँ पर लोकेशन और जो ऑर्गन है वो प्रॉपरली डिफाइन किए गए हैं, तो वहाँ से आपको बहुत ईजी हो जाएगी। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि देखो राइट अपर या राइट हाइपोकॉन्डिक, इसको आसान याद करने का तरीका इस तरह है, राइट हाइपोकॉन्डिक, लेफ्ट हाइपोकॉन्डिक, राइट लंबर, लेफ्ट लंबर, राइट एलिक रीजन, लेफ्ट एलिक रीजन, एपिगेस्ट्रिक, अम्ब्लाइकल और हाइपोगेस्ट्रिक। इस तरीके से आप लोगों ने इसको इजीली याद करनी है, ठीक है। ये रीजन में डिवाइड की है। अच्छा, ये राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, अभी यहाँ पर बात हो रही है कि राइट अब हाइपोकॉन्ड्रिक में क्या चीज़ आती है, लीवर, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलन, ट्रांसीवर कोलन और राइट किडनी। तो ये चीज़ दो, फिर यहाँ पर दो वर्ड्स आ गए, लीवर और गॉल ब्लैडर आप लोगों ने जहन में रखने हैं कि यहाँ पर राइट अपर हाइपोकॉन्ड्रिक में ये आते हैं। एपिगेस्ट्रिक में सबसे मेन पॉइंट स्टमक, जहन में रखना, सबसे मेन वर्ड एपिगेस्ट्रिक रीजन में स्टमक काम में आता है, एपिगेस्ट्रिक रीजन में आता है। बाकी स्टमक, लीवर, पेनक्रियाज, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसीवर कोलोन, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी और राइट। इसका मतलब ये नहीं कि सारी चीज़ें इस एपिगेस्ट्रिक कोलोन के अंदर मौजूद पड़ी हुई, इस तरह नहीं होता। बस इसके कुछ कुछ पार्ट्स जो होते हैं इससे वो उसके अंदर थोड़े से मिले हुए होते हैं। जो लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में स्टमक आ जाता है, लीवर आ जाता है, लीवर का टिप जो है वो पेनक्रियास का टिल, स्मॉल इंटेस्टाइन, ट्रांसीवर कोलोन, डिस्टेंस। यहाँ पर देखो स्प्लीन, ये जहन में रखना। लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हमारे पास स्प्लीन वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। राइट लंबर रीजन में अगर मैं बताता चलूँ तो लीवर में गॉल ब्लैडर, अच्छा राइट साइड जो होता है राइट राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, उसमें आपने गॉल ब्लैडर भी जहन में याद रखना है, ठीक है। राइट लंबर रीजन में हमारे पास ये आ गया, लीवर आ गया, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, असेंडिंग कोलोन, राइट किडनी, ठीक है। अच्छा, ये अम्बलाइकल रीजन स्टमक, पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। लेफ्ट लंबर रीजन में ये स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन एंड राइट लेफ्ट किडनी टिप। और राइट एलिक रीजन, यहाँ पर अहम चीज़ आपने राइट एलिक रीजन में यहाँ पर अपेंडिक्स को ज़्यादा फोकस करना है, अपेंडिक्स आ जाता है, सीकम आ जाती है, असेंडिंग कोलोन और राइट ओवरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। इस तरह अगर मैं आपको बताता चलूँ हाइपोगेस्ट्रिक रीजन, ठीक है। हाइपोगेस्ट्रिक रीजन में क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन, सिगमेंटमॉइड कोलोन, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर, फीमेल यूट्रस, ये सारी चीज़ें जहन में रखना। आपके हाइपोगेस्ट्रिक में ये चीज़ें जहन में रखना, यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस फीमेल और रेक्टम, ये सारी चीज़ें आपके मिड लाइन में आती है, ये जहन में रखना। लेफ्ट एलिक रीजन, स्मॉल इंटेस्टाइन, डिसेंडिंग कोलोन, सिग्मॉइड कोलोन, लेफ्ट, ये देखो सिग्मॉइड कोलोन यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है। तो मेन चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है कि यहाँ पर देखो तीन चीज़ों का जिक्र मैं बता रहा हूँ, रेक्टम, यूरिनरी ब्लैडर और यूट्रस, ठीक है। लेफ्ट एलिक रीजन, ये पर वही सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। ये आपके 9 एब्डोमिनल रीजन हो गए, ये जहन में रखने हैं, ठीक है। यहाँ पर हमारी यूनिट जो होते हैं वो कंप्लीट हो गए, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट यूनिट में मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक गाइस, अल्लाह हाफिज़।